बीटा को लिख देंगे डी ओमेगा बाई डी टी। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल से लेके जनरल टाइम तक। अब बाद में रुक जाएगा तो ये ओमेगा जीरो हो जाएगा। ओमेगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ से रुकने का टाइम निकालेंगे ना, तो रुकने का टाइम आ जाएगा 2√ओमेगा नॉट के। ये रुकने का टाइम आ गया, ठीक है। अब हमें ओमेगा का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन करके आता है। ओमेगा का एवरेज वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। 0 से टी नॉट तक इंटीग्रेट कर देंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। इसके आगे कर लोगे? ओमेगा को यहाँ से डाल देंगे हम। हाँ सर। इसको बस इंटीग्रेट कर लेना, टी नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ओमेगा का एवरेज वैल्यू आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरे को रिटार्डेशन गिवन था, रिटार्डेशन को मैंने इंटीग्रेट किया तो मैंने जनरल टाइम टी का वेलोसिटी निकाल लिया। अब जनरल टाइम टी का वेलोसिटी आ गया तो फिर जब रुकेगा तब ये वेलोसिटी जीरो होगा, तो मेरा रुकने का टाइम भी आ गया। जनरल टाइम टी का वेलोसिटी आ गया तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी निकल लिया। एवरेज वेलोसिटी इंटीग्रेशन वी डी टी होता है। ये जनरल टाइम टी का वेलोसिटी लेना है, उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। और क्या डाउट है? क्वेश्चन 3 सर। 3 पार्टिकल, दो पार्टिकल ए और बी एंटी क्लॉकवाइज सेम स्पीड इन सर्कुलेटिंग ऑपोजिट ईच अदर। दो पार्टिकल है ए और बी, सेम स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ए के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, if the time in A collide with B is this, angle raised by during this time is this, angular velocity is this, and radial acceleration of at the time of collision is this, then calculate this. यहाँ पे ना इसको हम लोग ना स्ट्रेट लाइन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे तो B यहाँ पे है, B का वेलोसिटी V है, A यहाँ पे है,
ए का वेलोसिटी v है और ए के पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इतना है। और ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का ये है पाई आर, ये डिस्टेंस है पाई आर। तो हम इस क्वेश्चन को बी के रिलेटिव सॉल्व कर देते हैं। बी के रिलेटिव सॉल्व करेंगे तो बी को रोक देंगे, उल्टा करके ए को दे देंगे तो ए को इस तरफ मिलेगा, तो ए का ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब बी रुका हुआ है और ए का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ए के पास एक्सीलरेशन इतना है, तो ये यहां तक कब पहुंच पाएगा? s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। यहां से हमारा t आ जाएगा 5 पाई आर बाय 6b। ये टाइम पूछा था उन्होंने एक क्वेश्चन में, तो कितने टाइम दिया हुआ, तो मतलब n1 का वैल्यू हमारा 6 आ गया। अब इन्होंने पूछा कि एंगल ट्रेस बाय ए, एंगल ट्रेस बाय ए एस इज, अब मैं ए का ग्राउंड के रिलेटिव सॉल्व करूंगा क्योंकि जो एंगल पूछा है वो ग्राउंड के रिलेटिव पूछा है, तो ग्राउंड के रिलेटिव ए का सॉल्व करूंगा तो एस विल बी इक्वल टू यू। यू मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी v है तो एंगुलर वेलोसिटी v बाय आर होगा। इससे क्यों करूं, मैं इसे कर लेता हूं, s इज इक्वल टू यू प्लस v बाई 2 इंटू टी। तो यहां से हमारा एंगल आ जाएगा कुछ गड़बड़ किया, एंगल ट्रेस बाय ए एस, उसका एस है u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ओके v 0 नहीं है ना, सॉरी। v हम पहले निकाल लेते हैं, हम पहले दूसरा पार्ट कर लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये आ जाएगा सेवेंटी वी बाई 5r। हाँ, अब हम लोग थीटा भी निकाल लेंगे तो हमारा ओमेगा इतना आ गया। थीटा निकाल लेंगे मतलब u प्लस v बाई 2 इंटू टी। इसे थीटा आ जाएगा, और क्या चाहिए। रेडियल एक्सेलरेशन उससे आ जाएगा ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। जब कोलाइड हो रहा है उस समय उसका ओमेगा इतना है, तो 17v बाई 5r का होल स्क्वायर इंटू आर। इससे रेडियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, तो सारे n आ जाएंगे। इसको मैंने देखो कैसे किया, मैंने इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर लिया। अब ऐसे स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर लिया तो मैंने बी के रिलेटिव सॉल्व कर लिया। बी के रिलेटिव सॉल्व किया तो एस इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर लगाया, तो टाइम आ गया जब ये कोलाइड। अब टाइम आने के बाद फिर मैंने सिर्फ ए का सॉल्व किया क्योंकि ए का ही पूछा है। ए का v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया
उससे हमारा v आ गया, s इज इक्वल टू u v बाई टू इंटू टी लगाया, उससे s आ गया, और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इज v स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर लगा दिया, उससे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आ गया, तो सारे टर्म आ गए। हाँ सर, ठीक है। और कोई डाउट? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला सर्कल, ये टॉप व्यू है। हाँ, यहाँ पे इसको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया, और किसी भी एक इंस्टेंट पे, कोई भी इंस्टेंट पे इसका स्पीड दिया हुआ है कि 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ब्लॉक का रिजल्टेंट एक्सलेशन निकालना है। अब ब्लॉक का रिजल्टेंट एक्सलेशन निकालना है, तो ब्लॉक के पास एक तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर 4 है, r2 हाँ। 2 है, तो ये √2 आ जाएगा। और हम लोग पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r करेंगे, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर सिर्फ नॉर्मल है, इज इक्वल टू m, AC कर देंगे, AC √2 है, तो नॉर्मल का वैल्यू भी √2 आ जाएगा। अब नॉर्मल √2 आ गया, तो ये उस तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, म्यू इनटू n, म्यू का वैल्यू 1 है, n √2 है, तो ये फ्रिक्शन आ गया, इस जगह फ्रिक्शन √2 लगा, फ्रिक्शन √2 उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। हाँ, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा। आंसर क्या 2 दिया हुआ है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लिया v स्क्वायर बाय r से, फिर इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा के नॉर्मल रिएक्शन लगा लिया, निकाल लिया। अब नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो फिर फ्रिक्शन भी आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर रिजल्टेंट आ जाएगा। हाँ। और क्या है? 10th वाला। ये वाला भी है सर। हम्म? 8th वाला डाउट है सर। एक सेकेंड, एट्थ क्वेश्चन। ये स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस r है, ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका एम्प्टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि वर्टिकल प्लेन है। और
ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री है, ये इसका रेडियस है, तो देखो ये भी इसका रेडियस होगा, तो ये दोनों लेंथ सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। अब ये दोनों एंगल सेम है तो ये भी उतना ही होगा, तो ये लेंथ भी उतना ही होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा ये। तो इसका लेंथ है r। अब बोला कि यहाँ पे स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ 3r/4 है और अभी इसका लेंथ r है, तो फिलहाल इसका जो एलोंगेशन है स्प्रिंग का वो आ जाएगा r माइनस 3r/4, दैट इज r/4। r/4। तो स्प्रिंग फिलहाल कितनी r/4 एलोंगेटेड है। तो यहाँ पे इस पे स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, ये mg ऐसे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा कि स्प्रिंग एलोंगेटेड है। जो कि mg/r है इंटू x जो कि r/4 है, तो mg/4 आ जाएगा। अब ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल को भी 60 डिग्री होना पड़ेगा। अब ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो इस एंगल को भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। और इस समय नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। अब हम लोग टेंजेंशियल एक्सलेशन डालेंगे। टेंजेंशियल एक्सलरेशन ये एंगल से हमें मतलब नहीं है, एक सेकंड। हाँ, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। हाँ, अब हमें टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालना है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालना तो हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा देंगे। टेंजेंशियल डायरेक्शन में नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, mg/4 का कंपोनेंट आएगा mg/4 sin 60 और mg का भी कंपोनेंट आएगा mg sin 60। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है mg/4 sin 60 plus mg sin 60 will be equal to m into 80। यहाँ से हमारा टेंजेंशियल एक्सलेशन आ जाएगा 5√3g/8। अब नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है। इसके पास अभी यहाँ से रिलीज किया है तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा। अब वेलोसिटी जीरो है तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी जीरो होगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जीरो है तो फिर इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स देखूंगा तो इस तरफ आ रहा है नॉर्मल प्लस mg/4 का cos 60 डिग्री कंपोनेंट और इस तरफ आ रहा है mg का cos 60 डिग्री कंपोनेंट। इस दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो यहां से नॉर्मल आ जाएगा 3mg/8। तो x प्लस वाई निकालना, x प्लस वाई आ जाएगा। आंसर 8 दिया हो क्या? हाँ सर 8 दिया हुआ है आंसर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे एंगल देखा, फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख गया मुझे, तो ये लेंथ r है और इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ दिया हुआ 3r/4, तो स्प्रिंग का मैंने एलोंगेशन निकाल लिया। स्प्रिंग का एलोंगेशन निकाल लिया तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा kx, फिर mg तो लग ही रहा है, नॉर्मल लग ही रहा है। अब मुझे टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालना है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा दिया, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन आ गया। यहाँ से रिलीज किया तो v जीरो होगा, v जीरो है तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी जीरो होगा, v²/r। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो मैंने इस डायरेक्शन का फोर्स को बैलेंस कर दिया।
और कोई डाउट? 10th वाला। ये तो उसमें इससे वो फॉर्मूला से आ जाएगा ना शायद से। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर टू द पावर 3/2 2 by d2 और y by d2 d। बाई dx स्क्वायर। x इज इक्वल टू 0 का निकालना है। x इक्वल टू 0 को डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 है तो ऊपर वाला टर्म 1 हो जाएगा और नीचे वाला टर्म 10 है तो आंसर 10 आ जाएगा। आंसर क्या दिया हुआ है? पाई दिया है। पाई दिया है। ये सॉरी 5 आएगा। 5 ही आएगा। इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 ही आएगा। मैंने गलत लिख दिया था। सर वो मतलब और कोई डाउट? ये बिना फॉर्मूले के मतलब वो फॉर्मूला ने एग्जाम में मतलब ऐसे और याद नहीं आ जाता बार बार कि ऐसे मेथड एक बार याद तो देखना था रखना बिना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी ना। बिना फॉर्मूला के मतलब ऐसे मेथड देखना था कैसे करते। मेथड तो बहुत मेथड मेथड मैं बता दूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। मेथड मेथड अगर अप्लाई करूंगा ना, जो प्रॉपर मेथड है, तो हाँ फिर तुमको कम से कम 10 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एग्जाम अच्छा। में ये इतना सिंपल क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए? हाँ 1 मिनट में तो हम्म। ठीक है सर। स्मार्ट बनो, स्मार्ट। और आपको कोई डाउट? नहीं सर। हमने लास्ट क्लास में ये सब पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पढ़ा था। तो एक चीज ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को एज अ होल एक साथ करेंगे कि एक्स वाई जेड का अलग अलग करेंगे? यार आज कम लोग हैं। चलो ठीक है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जब भी वेलोसिटी निकालना है तो हम एक्स में अलग से सॉल्व करेंगे, वाई में अलग से करेंगे, जेड में अलग से करेंगे। और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी सॉल्व कर रहे हैं तो हमें विद साइन लेना पड़ेगा वैल्यू। विद साइन का मतलब अगर राइट में कोई वेलोसिटी है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर लेफ्ट वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो राइट वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। सेम चीज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों में एक्स वाई का अलग अलग और विद साइन ध्यान रखना। और
किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम लिखेंगे तो लीनियर मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी का लेंगे हम सिस्टम का सेंटर नहीं लेंगे सिस्टम सिस्टम का नहीं लेंगे, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। सिस्टम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लेंगे, याद रखना। किसी भी सिस्टम का लिखेंगे तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी याद रखना सेंटर ऑफ मास का होता है, सिस्टम का नहीं होता है। किसी भी पॉइंट का मत लिख देना, सेंटर ऑफ मास का लिखना। और ये मैंने प्रॉपर डिराइव किया था कि नहीं लास्ट टाइम। और अगर सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम का नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब ना ये चीज ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो सिस्टम में ये वेक्टर होता है। वेक्टर हम लोग हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। तो अगर सिस्टम में ना नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है, अगर सिस्टम में नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का कंजर्व होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, एक्स डायरेक्शन। हाँ सर, वो एक्स डायरेक्शन में कंजर्व होगा। जैसे अगर सिस्टम में नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो सिस्टम में नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जीरो है? अगर नेट फोर्स सिस्टम में इस डायरेक्शन में लग रहा है तो सिस्टम में नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जीरो है? जेड डायरेक्शन में, अगर ये एक्स और वाई प्लेन में है तो। क्या बोल रहे हो? जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो रहेगा ना, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो एफ नेट। इसी प्लेन में बता, इसी प्लेन में किस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है? प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में नेट फोर्स जीरो होगा। इसके परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं, इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन में या एक्सिस में इस डायरेक्शन में कोई फोर्स आ रहा है क्या? नेट फोर्स आ रहा है क्या? नहीं सर। तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो है तो इस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है, इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। अब कंपोनेंट आएगा तो इस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो सिस्टम, तो ये भी याद रखना, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो एक सिस्टम में नेट फोर्स ऐसे लग रहा है, नेट फोर्स जीरो नहीं है बट फिर भी इस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? हाँ सर है। तो सिस्टम में नेट फोर्स होने के बावजूद भी मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो कोई पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग होता है। अगर उस एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स जीरो है तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो हम एज अ होल नहीं करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, वाई डायरेक्शन में जीरो है तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा। और अगर सिस्टम में नेट फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स जिस भी डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा। और फिर हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेट फोर्स से किसका एक्सेलरेशन आता है? सेंटर ऑफ मास का। नेट फोर्स से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आएगा। तो नेट फोर्स से किसकी मोशन के बारे में बता सकते हैं हम? सिर्फ सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में। सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स की मोशन के बारे में हर बार नहीं बता सकते। नेट फोर्स से सेंटर ऑफ मास मोशन के बारे में हर बार बता सकते हैं। हाँ सर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
अब अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है और उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है सिस्टम पे, तो फिर मोशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? आगे चल के मोशन कैसा होगा? आगे भी सर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो। हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0 है, तो आगे भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। सिस्टम के पार्टिकल्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि वो रेस्ट पे रहेंगे कि वो मूव कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी बोल पाएंगे? वो भी रेस्ट पे रहेंगे। नहीं बोल नहीं पाएंगे उसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोल पाएंगे हम लोग। नेट फोर्स से सिर्फ सेंटर ऑफ मास का मोशन के बारे में बोल पाते हैं, सिस्टम के पार्टिकल्स के बारे में नहीं बोल पाते हैं। जैसे कि ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो एक प्रोटॉन है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे भी होगा उसका वेलोसिटी कितना आएगा? इसको 0 आएगा। सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी 0 आएगा। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर। अब मैं अगर पूरे को सिस्टम मान लूंगा तो ये फोर्स जो है एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नली कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर। तो एफ नेट इस सिस्टम में 0 है। अब देखो इस सिस्टम में एफ नेट 0 है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है, तो हम लोग एक बात बोल पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास हमेशा रुका हुआ रहेगा। बट अब सामने दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों रेस्ट पे रहेंगे कि मूव करेंगे? मूव करेंगे सर दोनों पार्टिकल्स। हाँ, ये सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स रेस्ट पे रहेंगे, हम कुछ नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये मूव कर सकते हैं, बट सेंटर ऑफ मास कुछ भी हो जाए रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स से हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास मोशन के बारे में बता सकते हैं, सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स के मोशन के बारे में हर बार नहीं बता सकते। सर उनके मूव होने से सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा ना? हाँ सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मूव करने से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज होगा ना? नहीं, चेंज नहीं होगा। देखो सिस्टम में एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी भी कितना है? 0 0 है सर। तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0, तो वो कभी भी मूव कर पाएगा? नहीं सर। तो सेंटर ऑफ मास का हर इंस्टेंट में वेलोसिटी 0 ही होगा। वो 0 कैसे होगा? वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना, m1 v1 प्लस m2 v2 by m1 प्लस m2। हाँ सर। तो कैसे मैं पता कि इस दोनों का डायरेक्शन कैसा कैसा होगा? ऑपोजिट। और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो 0 ही होगा। तो एक चीज ध्यान रखने से कि सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पे है और सिस्टम में एफ नेट 0 है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे ही रहता है। सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स रेस्ट पे रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, उसके बारे में हम नहीं बोल पाएंगे हमेशा, बट सेंटर ऑफ मास तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। किसी को कोई डाउट? अब अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली मूव कर रहा है और सिस्टम में एफ नेट 0 है, तो फिर क्या बोल पाएंगे हम? तो फिर क्या बोल पाएंगे आगे के मोशन के बारे में? तो आगे भी उसी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव करेगा जिससे इनिशियली मूव कर रहा था।
हाँ, और सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम रहेगा कि चेंज हो सकता है? उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली मूव कर रहा है और एफ नेट सिस्टम में जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास मूव करता कौन सी है। वेलोसिटी से मूव करेगा? सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अब ना सिस्टम में नेट फोर्स जीरो नहीं है, सिस्टम में नेट फोर्स कुछ है। अब सिस्टम में नेट फोर्स कुछ है तो सेंटर ऑफ मास का कुछ मोशन होगा। अब सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस हुआ, कुछ भी हो सकता है चेंज। अब सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस हुआ, लेकिन सिस्टम में जो नेट फोर्स लग रहा है ना, वो चेंज नहीं हुआ। अब सिस्टम में नेट फोर्स चेंज नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज होगा क्या? नहीं, सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं होगा। Okay. इसका जैसे कि एग्जाम्पल, ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को हमने, एक ऑब्जेक्ट को फेंका, बॉल फेंका, वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। इस सिस्टम में नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये जो बॉल सिस्टम है हमारा, इस पे हमेशा नेट फोर्स कितना लग रहा है? mg mg लग रहा है, और उसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास का कुछ मोशन होगा। इस ऑब्जेक्ट का मोशन है तो इसका सेंटर ऑफ मास का भी पैराबोलिक मोशन होगा। अब ना मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट में जाके दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट रुक गया। अब रुक गया तो ये सीधा नीचे गिर जाएगा। अब एक पार्ट सीधा नीचे गिरेगा तो दूसरा पार्ट कहीं और जाएगा, बट उससे हमें मतलब नहीं है। अगर मैं पूरे को सिस्टम मानूं तो टूटने के बाद भी इस सिस्टम में फोर्स क्या लग रहा है? mg mg। तो टूटने के बाद भी सिस्टम में नेट फोर्स mg लग रहा था, टूटने के पहले भी नेट फोर्स mg लग रहा था, तो इस सिस्टम का नेट फोर्स चेंज नहीं हुआ। अब इस सिस्टम का नेट फोर्स चेंज नहीं हुआ तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास अभी भी यही पथ फॉलो करेगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये चीज समझ के याद रखना, जिससे सिस्टम में अगर नेट फोर्स चेंज नहीं होता ना, सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे ये टूट गया तो इन दोनों का मोशन कुछ और हो जाएगा, पर सिस्टम का नेट फोर्स चेंज नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ मास तो अभी भी वही मोशन फॉलो करेगा जो पहले करा था। पहले भी नेट फोर्स mg लग रहा था, अभी भी नेट फोर्स वही लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन वैसा ही होगा। किसी को डाउट है? नहीं सर। सर ये वाले केस में ऐसा हाँ, हुआ बोलो। ना सर, मतलब कि नहीं, हमेशा होगा। एक का अगर जब एक का जब 0 हो गया तब हमेशा हमेशा ये जब मान लो ये टूटा नहीं है, अब ये टूटा नहीं है तो इसका पाथ ऐसा होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा है तो इसका सेंटर ऑफ मास का भी पाथ ऐसा होगा कि नहीं? हाँ
ड्यूरिंग मोशन इस पे हमेशा mg फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। ड्यूरिंग मोशन इस पे mg फोर्स लग रहा है कि नहीं? हाँ अब ये भले एक पार्ट में टूटा हो, 2 पार्ट में टूटा हो, 10 पार्ट में टूटा हो, इस सिस्टम में टूटने के बाद क्या फोर्स लग रहा है? पूरे सिस्टम पे एमजी लग रहा है नीचे। तो टूटने के बाद भी mg, टूटने के पहले भी mg लग रहा था, टूटने के बाद भी mg लग रहा है, अच्छा तो जो नेट समझा। फोर्स सिस्टम में लग रहा है वो चेंज हुआ नहीं, तो सेंटर ऑफ नहीं मास का पाथ मोशन चेंज है, वैसे ही करेगा। ठीक है सर, समझ गया। अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन भी ट्राई करो तुम लोग, ये सब तुम लोगों का किया हुआ होगा। सर वो एक बार पॉइंट दिखाइए ना, मतलब वो लास्ट वाला थर्ड वाला पॉइंट। हाँ सर। हाँ सर हो गया। हो गया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करो, एक प्रोजेक्टाइल है, इसका मास 4m है, इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया 100 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री में। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट है m और दूसरा पार्ट है 3m। m वाला रेस्ट पे आ गया, बताना है 3m वाला कहां जाके गिरेगा? थ्री एम वाला कहाँ जाके गिरेगा? वन वन टू जीरो मीटर। वेरी गुड। ये कितना आ रहा है, रेंज कितना आ रहा है? 960। तो ये रेंज 960 आ गया, और ये रेस्ट पे है तो ये सीधा सीधे नीचे गिर जाएगा, तो ये डिस्टेंस होगा इसका हाफ 480। हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये भले टूट के गिर गया, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही पाथ फॉलो करेगा, तो सेंटर ऑफ मास तो यही आएगा, m यहाँ पहुंच गया और 3m यहाँ पहुंचेगा कहीं, बट सेंटर ऑफ मास यही पहुंचेगा। तो हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, मैं XCM का फॉर्मूला लगा देता हूँ, XCM इज इक्वल टू m1x1। XCM मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, जो कि 960 है,
m1 मतलब पहला का मास, x1 उसका पोजीशन 480 है, दूसरा का पोजीशन x है, और m1 प्लस m2 4m है। यहाँ से x निकालोगे तो x 11 आता है क्या? हाँ सर यही है। अब ना ये जब यहाँ पे था, जब ये टूट रहा था, उस समय इस सिस्टम में x डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं सर। तो इस सिस्टम का x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा। अब x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करेंगे ना, तो जैसे ही टूटने के जस्ट बाद का इसका वेलोसिटी आएगा, निकालो तो, टूटने के जस्ट बाद इसका वेलोसिटी आएगा। तो 3m वाले का हाँ 3m वाले का 320/3। मुझे आंसर नहीं पता, फिर करके देखो। हाँ यही, बाकी लोगों का क्या था देखते हैं। हाँ वही आता है 320। हाँ सर 320/3 आ रहा है। हाँ 320/3 सबका आ रहा, तो फिर सही होगा। मास 4m में हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है सिर्फ x डायरेक्शन में होता है, u cos थीटा। ये कितना आ जाएगा? 80। 80/5। 80 आएगा। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, 3m और m तो रुक गया, तो m का वेलोसिटी 0 हो गया, 3m का वेलोसिटी v मान लो। अब इस सिस्टम में x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो टूटने से पहले का मोमेंटम और टूटने के बाद का मोमेंटम क्या होगा? सेम, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो टूटने से पहले सिस्टम का जो भी मोमेंटम है, टूटने के बाद सिस्टम का जो भी मोमेंटम है, वो सेम होगा। टूटने के पहले मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, टूटने के बाद इसका मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, और इसका मोमेंटम 0 है। यहां से वेलोसिटी आ जाएगा, कितना बोल रहा हूं? 320/3। किसी को कोई डाउट है? सही ब्रो, एट इक्वल टू 0 वाला पार्ट। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूंगा ना, तो इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, मतलब इस सिस्टम में x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है, हाँ हाँ सर। तो x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राउंड है, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जिसका मास कैपिटल M है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है जिसका मास स्मॉल m है, और ये सब रेस्ट पे है और सरफेस स्मूथ है। ग्राउंड है, स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है,
और ये सब रुके हुए हैं। अब आदमी चलना स्टार्ट किया। अब जब आदमी चलेगा तो बिना फ्रिक्शन के वो चल पाएगा? नहीं सर, बिना यहाँ फ्रिक्शन। तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? हाँ सर, फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ सर। अब आदमी चलना स्टार्ट किया और आदमी का वेलोसिटी v हो गया। अब जब आदमी इस राइट चलेगा तो आदमी प्लेटफॉर्म की फोर्स किस तरफ लगाएगा, फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा? पीछे। तो प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। इसका ये पीछे की तरफ वेलोसिटी ये निकालना है। स्मॉल m बाय कैपिटल M into v। हाँ यही। और एकदम कंसेप्चुअली हर कंसेप्ट को समझ के करना, ये सब तुम लोगों का पहले किया होगा, बट कंसेप्चुअली हर क्वेश्चन को समझ के, कैसे नहीं कि बस कर दिया आंसर आ गया। ऐसे करोगे तो आगे चल के अटकोगे फिर। हो गया। अब मैं बताता हूँ, ये दोनों पहले रुके हुए थे, तो दोनों का पहले मोमेंटम कितना था? सिस्टम का 0 था। 0 था। तो दोनों, फिर इस पूरे सिस्टम को इस पूरे को सिस्टम मान लेते हैं। ये जो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल है। इंटरनल। इंटरनल। इस सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है। नहीं सर। इस सिस्टम का एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब कभी भी चेंज नहीं होगा। कभी भी चेंज नहीं होगा मतलब जो इनिशियली है वही फाइनली होगा। इनिशियली सिस्टम का एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है? 0 है। तो फाइनली भी सिस्टम का एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कितना होना पड़ेगा? 0। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिस्टम का मोमेंटम 0 होने के लिए इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा और इसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा, तभी कैंसिल होके 0 हो पाएगा। तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम को 0 होने के दोनों का मोमेंटम को अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। और जो मोमेंटम का वैल्यू है mv, वो वैल्यू दोनों का क्या होना पड़ेगा? डिफरेंट क्या सेम? इक्वल। इक्वल सर। हाँ, तो इक्वल होगा ना। अगर मोमेंटम का वैल्यू इक्वल हो तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो बस मोमेंटम का देखो, डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है, इसका राइट है, इसका लेफ्ट है। अब बस मुझे वैल्यू सेम करना है। तो इसका वैल्यू है स्मॉल m इंटू वी, उसका वैल्यू है कैपिटल M इंटू वी डैश, तो वी डैश आ जाएगा। अच्छे से समझ के करो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बट कंसेप्ट क्लियर करो। हर बार ऐसे ही करना, बस मोमेंटम कंजर्व मत कर देना। सर वो प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जा रहा है, वो वाला पार्ट एक बार समझाओ।
अगर ना मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकता हूँ, बट मान लो तुम चल रहे हो, तुम विजुलाइज करो कि तुम चल रहे हो, तो तुम अपने पाँव से ग्राउंड को किस तरह पुश कर रहे हो? पीछे की तरफ। तो आदमी जब आगे चलेगा तो वो प्लेटफॉर्म को किस तरह पुश करेगा? पीछे की तरफ, प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा। हाँ हाँ। और किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। प्लेटफॉर्म में आदमी है, दोनों रुके हुए हैं, फिर आदमी चलना स्टार्ट किया। उसका ये जो वेलोसिटी है ना, ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी है। और किसके रिलेटिव है? ऑब्वियसली ये वेलोसिटी किसके रिलेटिव है? प्लेटफॉर्म की। हाँ, प्लेटफॉर्म के रिलेटिव है। तो फिर से प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी बताना है। प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी कितना होगा अब? माइनस mv अपॉन m प्लस m, कैपिटल M प्लस स्मॉल। माइनस साइन क्या बता रहा है? मतलब प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। ठीक है। अब फिर से वही सेम चीज करेंगे, पूरे को सिस्टम मानेंगे। इस सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? जीरो। जीरो है सर। इस सिस्टम एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियली दोनों रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम को भी जीरो होना पड़ेगा। अब फाइनल मोमेंटम को जीरो करने के लिए सबसे पहले तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये इसका एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी है, वो भी प्लेटफॉर्म के रिलेटिव है। तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? वेलोसिटी ऐड कर देंगे हम लोग प्लेटफॉर्म। हाँ, मैंने सिखाया ना, रिलेटिव वेलोसिटी पता है एक्चुअल कैसे निकालेंगे, ये इसको डायरेक्टली दे देंगे, तो इसको v डैश इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। अब आगे की तरफ v, पीछे की तरफ v डैश, तो नेट आगे की तरफ कितना हो जाएगा? v माइनस v डैश। ये वाला इसका एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगा। अब मोमेंटम कंजर्व करना है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी है। अब बस मैग्नीट्यूड सेम कर देंगे। तो इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है? एम वी डैश। और इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है? एम इंटू वी माइनस वी डैश। यहाँ से वी डैश आ जाएगा, ये कैपिटल एम है ना, स्मॉल एम इंटू वी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम।
हाँ सर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। कंसेप्चुअली हर चीज को समझ के करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आदमी खड़ा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम वी नॉट से आगे जा रहा है। मतलब ये पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेस्ट पे थे, अब ये सिस्टम वी नॉट। मतलब आदमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग से चल रहे हैं कि साथ में जा रहे हैं लोग? दोनों साथ में जा रहे हैं। साथ में जा रहे अब आदमी चलना भी स्टार्ट किया। अब आदमी का वेलोसिटी चलने के बाद v हो गया, तो प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी बताना है। अब यहाँ पे ये आदमी जब चलेगा ना, तो वो प्लेटफॉर्म में किस तरफ फोर्स लगाएगा? पीछे की तरफ। आदमी प्लेटफॉर्म पहले से आगे जा रहा था v नॉट वेलोसिटी से, और प्लेटफॉर्म में पीछे की तरफ फोर्स लगा। तो अब प्लेटफॉर्म राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा कि दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हाँ, जो बड़ा हो वैल्यू पे डिपेंड। हाँ, तो हम लोग किस डायरेक्शन में माने प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी? राइट। हम लोग यहाँ पे राइट में मान लेते हैं। हाँ, तो प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी राइट में मान लेते हैं। वापस बताओ कितना होगा वेलोसिटी? आदमी का v प्लस वी डैश होगा। क्वेश्चन मेरा सुन लो। प्लेटफॉर्म में उसके ऊपर आदमी खड़ा है, दोनों पहले से v नॉट वेलोसिटी से चल रहे थे। उसके बाद आदमी चलना स्टार्ट किया और आदमी का वेलोसिटी v है, तो प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी कितना होगा? हाँ सर, करते हैं। सर एक बार वापस रिपीट करना प्लीज। प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी खड़ा है, दोनों साथ में जा रहे हैं, मतलब वो वी नॉट उसके बाद आदमी चलना स्टार्ट किया। हाँ, दोनों साथ में जा रहे हैं v नॉट वेलोसिटी से, और फिर फिर आदमी चलना स्टार्ट। हाँ, आदमी का वेलोसिटी v हो गया, तो प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी कितना होगा? सीधा मोमेंटम कंजर्व करेंगे ना। कंसेप्ट लगाओ, जो भी कंसेप्ट है। Sir, 2m plus capital M into V naught by m plus m. मुझे आंसर नहीं पता, ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों का क्या होता है। वी नॉट प्लस m by m into v naught minus m v। m plus small m in bracket v naught minus v upon whole capital M. सर एक मिनट। हाँ सर। हो गया। अब वही सेम चीज, सिस्टम का एक्सेलरेशन में 40 है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन का मोमेंटम कंजर्व होगा। अब इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का एक्सेलरेशन में यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि इनिशियली दोनों मूव कर रहे हैं, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एक्सेलरेशन में कितना है? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू v नॉट। ये जो वेलोसिटी ना, ये रिलेटिव है क्या एक्चुअल है?
रिलेटिव है। वैन का वेलोसिटी बोला ना आपने, Actual है। एक्चुअल का। मैंने बोला कुछ कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आदमी का वेलोसिटी भी नहीं। हाँ, और जब कुछ नहीं बोलते मतलब क्या होता है, वो एक्चुअल होता है, एक्चुअल होता है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये आदमी का एक्चुअल वेलोसिटी है, तो आदमी का मोमेंटम इतना ही रहेगा एम वी, और प्लेटफॉर्म मोमेंटम बाद में इतना हो जाएगा, यहाँ से भी डैश आ जाए। बस हो गया सॉल्व। किसी को कोई डाउट है? राइट सर। सर एक बार सेम को रिलेटिव वाला जो आपने बोला वैसा लेके एक बार सॉल्व करिए ना प्लीज, कि v जो वेलोसिटी वो रिलेटिव टू दी लाइक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का कि ये वेलोसिटी रिलेटिव है, तुम लोग सॉल्व मैं करो। वो वही लेके सॉल्व किया ये वाला, शायद इसीलिए मेरा डिफरेंट है। तो तुमने गलत कर दिया ना। हाँ वही। सर अभी रिलेटिव है ना दोनों वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी रिलेटिव है मतलब v और v डैश। नहीं, वी रिलेटिव है जैसे पहले था। अपने को एक्चुअली बताना है ना, रिलेटिव नहीं बताना है ना। प्लैंक का वेलोसिटी। मैंने प्लैंक का वेलोसिटी पूछा है, कुछ नहीं बोला तो क्या होता है वो, बार बार कितने बार सिखाऊं मैं, प्लैंक का वेलोसिटी कितना होगा? v नॉट माइनस एम वी अपॉन m प्लस m। मुझे आंसर किसी का नहीं पता, सॉल्व करके देख लेंगे। हाँ सर हो गया। ठीक है, अब ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी है, तो एक्चुअल कैसे आएगा, ये इसको दे देंगे तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्लस वी डैश, ये इसका एक्चुअल हो जाएगा। अब मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, चलने से पहले मोमेंटम जो था वो दोनों के पास है इतना, चलने के बाद मोमेंटम इसके पास है इतना और इसके पास है इतना, तो यहाँ से वी डैश आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। या ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ये रिलेटिव मोशन से बार बार कर रहे हैं कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी पता है, एक्चुअल निकालना है तो डायरेक्टली दे दो, इसको डायरेक्टली दे दो इसको, तो v प्लस वी डैश हो जाएगा।
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, इस एंड का वेलोसिटी v1 है और इस एंड का वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पे dx by dt कितना होगा? dx by dt को क्या लिखेंगे हम? V1 minus V2. v1 माइनस v2। ठीक है, यहाँ पे dx by dt को क्या लिखेंगे? V2 minus V1. यहाँ पे dx by dt को क्या लिखेंगे? V1 plus V2. और यहाँ पे V1 plus V2. Minus of V1 plus V2. वेरी गुड। देखो ऐसे लिखते हैं, ये v1 की वजह से ये लेंथ डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? Increase हो रहा है, और v2 की वजह से? decrease हो रहा है. तो v1 की वजह से, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है उसको प्लस में लिखेंगे, जिसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे dx by dt हो जाएगा v1 माइनस v2, क्योंकि v1 लेंथ को बढ़ा रहा है और v2 लेंथ को कम कर रहा है। यहाँ पे v2 लेंथ को बढ़ा रहा है और v1 लेंथ को कम कर रहा है, तो dx by dt हो जाएगा, v2 को प्लस लिखेंगे, v1 को माइनस लिखेंगे। यहाँ पे दोनों लेंथ को बढ़ा रहा है तो dx by dt में दोनों को प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे दोनों लेंथ को कम कर रहा है तो दोनों को माइनस लिखेंगे हम। ये याद रखना। सर लास्ट वाला बताना। ये भी लेंथ को कम कर रहा है, ये भी लेंथ को कम कर रहा है, तो दोनों को माइनस लिखिए। जो कम कर रहा है माइनस, जो बढ़ा रहा है वो प्लस। सिंपल सा चीज। हाँ सर। अब अगर x मैक्सिमम है, अगर x या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम कुछ भी हो, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होना, कितना होना चाहिए? इक्वल टू 0। 0 होना अगर चाहिए. x मैक्सिमम या मिनिमम, कोई भी मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब ये चीज 0 कब होगा? जब इस एंड का और इस एंड का जो वेलोसिटी है वो क्या होंगे? सेम होंगे. इक्वल। और डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। डायरेक्शन Same अलग अलग direction. हाँ, तो जब भी x मैक्सिमम होता है उस समय वेलोसिटी ऑफ बोथ एंड और इक्वल विद डायरेक्शन। ये याद रखना। जब भी x मैक्सिमम या मिनिमम होता है उस समय वेलोसिटी ऑफ बोथ एंड इक्वल होता है विद डायरेक्शन। और एक चीज याद रखना कि अगर वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, तो वेलोसिटी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होना पड़ेगा? इक्वल टू 0। 0 होना पड़ेगा इसको. हाँ, वेलोसिटी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। Acceleration. तो एक्सेलरेशन 0 होना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होना पड़ेगा।
जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम होता है तो एक्सेलरेशन या फिर नेट फोर्स जीरो होता है, और जब भी एक्स मैक्सिमम मिनिमम होता है तो एन का वेलोसिटी सेम होता है। अच्छे से समझ के याद रखना, बहुत क्वेश्चन में काम आता है ये सब चीजें। किसी को कोई भी डाउट है? नहीं सर। सर वो डायरेक्शन इक्वल जैसे हमने हम लोगों ने यहाँ से देख लो, dx by dt जीरो है, इसका मतलब v1 इक्वल टू v2 है। अच्छा और यहाँ से देखोगे तो भी मिड डायरेक्शन इक्वल होना पड़ेगा, तभी dx by dt। सेंटर ऑफ मास का एक्सरसाइज 1 कुछ भी डिस्कस किया क्या हमने? सेक्शन ए सेक्शन है पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए डिस्कस हो गया। सेक्शन बी और सी ट्राई करके लाओगे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और कुछ करना है, कितना बहुत है? सर क्लास सर वो कब है लेक्चर ये अगर बता सकते मंडे हैं? को नहीं है ना, मंडे को तो इतना बहुत है। मुझे नहीं पता ना, लेकिन मंडे को अगर नहीं हुआ तो करोगे? हाँ मंडे को नहीं बात कर लेंगे सर। तो बता दो कब करोगे? सर मंडे को हुआ तो सिर्फ इतना डिस्कस कर लेंगे और कोई दूसरा बाकी क्लास कर लेंगे। हाँ अगर बाकी रहेगा मतलब वेडनेसडे या फिर थर्सडे वगैरह को रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम लोग तो बताओ तो सही, तभी- क्या डिस्कस करोगे? ऑप्टिक्स का सर्कुलर का पार्ट 2 के बाद बचा हुआ है, सर्कुलर का पार्ट 2 के बाद बचा हुआ है, वर्क पावर का भी पार्ट 2 के बाद बचा हुआ है। तुम लोग बता दो क्या डिस्कस करना है। ऑप्टिक्स कर लेते थे। क्या ऑप्टिक्स का क्या? पार्ट 3 पार्ट 4 ठीक है, मंडे को है तो नहीं करेंगे, उसके अलावा कभी और होगा तुम लोग कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो ओके बाय। बाय बाय सर।